ईयर 1962 इटली में रहने वाले एक 46 साल के सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने फेरारी 250 जीटी खरीदी, लेकिन उसे इस मॉडल के क्लच सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम लगी, इसलिए वो इसकी कंप्लेंट लेकर सीधा फेरारी कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी के पास गया। लेकिन उसकी कंप्लेंट सुनने की जगह एंजो फरारी ने उसकी इंसल्ट की और कुछ ऐसा कह दिया जिसे आज भी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, एक फरारी को हैंडल करना तुम्हारी औकात के बाहर है। तभी उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया अगर फेरारी एक बेहतर कार नहीं बना सकता तो वो खुद बनाएगा। आगे चलकर उसने ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी की नींव रखी और वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स को प्रोड्यूस किया। आखिर कैसे एक गरीब किसान के बेटे ने लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी को खड़ा कर दिया। आज हम फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की पूरी जर्नी को देखेंगे, उनके माइंडसेट को समझेंगे। लास्ट में मैं आपसे 3 लेसन शेयर करूंगा जो कि मैंने इनकी जर्नी से सीखा है। सो लेट्स स्टार्ट। 28 अप्रैल 1916 इटली के एक छोटे से गांव रेनेजो दी कैंटो में फेरुचो का जन्म हुआ था। उसके माँ बाप एंटोनियो और एवेलिना एक सिंपल जिंदगी जीते थे। दिन भर अंगूर के खेतों में काम करते थे और फिर उन्हीं अंगूरों से वाइन बनाकर बेचते थे। लेकिन फेरुचो का मन खेती बाड़ी में बिल्कुल नहीं लगता था। वो तो सिर्फ एक चीज से ऑब्सेस्ड था और वो था ट्रैक्टर्स। हाँ, वही ट्रैक्टर्स जो उसके पिता खेती में उपयोग किया करते थे। जब उसकी उम्र के बच्चे खेल रहे होते थे तब वो अपने पिता की ट्रैक्टर को देखता और समझने की कोशिश करता कि कैसे ट्रैक्टर के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। ये सिर्फ एक बचपना नहीं था, ये एक जुनून था जो उसकी जिंदगी बनाने वाला था। फेरुचो के पिता ने भी फेरुचो के इस जुनून को समझा और उसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। ईयर 1934 में सिर्फ 18 साल की उम्र में फेरुचो ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहाँ उसने इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का ज्ञान इकट्ठा किया, पर सपनों तक पहुँचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। ईयर 1940 में जब वर्ल्ड वार 2 यूरोप में अपना असर दिखाने लगा तब फेरुचो को इटालियन रॉयल एयरफोर्स में भर्ती कर दिया गया। उसका स्टेशन था एक दूर का आइलैंड रोड्स। वहाँ एक मैकेनिक के रूप में उसका काम था मिलिट्री व्हीकल्स को चलाए रखना, वो भी सबसे मुश्किल हालात में। हर वक्त एक टेंशन, एक जिम्मेदारी, क्योंकि उसके काम पर लोगों की जान डिपेंडेंट थी। पर यह वही वक्त था जब फेरुचो ने सीखा कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सट्रीम प्रेशर के बीच भी नए इनोवेशंस किए जा सकते हैं। जब 1943 में इटली ने सरेंडर कर दिया तब ब्रिटिश फोर्सेज ने फेरुचो को कैप्चर कर लिया और अपने मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में काम पर लगा दिया। लेकिन फेरुचो ने इसे भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वहाँ पर उसने अपना पूरा ध्यान नए इंजन्स और व्हीकल्स को समझने में लगाया। हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी स्किल्स को एक नए लेवल तक ले गया। 1945 में जब वार खत्म हुआ तब जो लड़का वहाँ से निकला वो एक मजबूत और होशियार इंसान बन चुका था। उसके हाथों में अब एक ऐसा जादू था जो मशीन्स को छूते ही ठीक कर देता था। उसका पैशन अब आग की तरह उसके अंदर धधक रहा था। वर्ल्ड वार के बाद इटली एक अजीब दौर से गुजर रहा था। एक तरफ तबाही थी और दूसरी तरफ एक नए शुरुआत की उम्मीद। देश की इकोनॉमी बिखर चुकी थी, पर फेरुचो लैम्बोर्गिनी ने इस बिखरते हुए मंजर में एक अपॉर्चुनिटी देखी। किसान अपनी जिंदगी दोबारा बसाने के लिए मशीन्स ढूंढ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पुराने मिलिट्री इंजन्स बेकार पड़े हुए थे। बस यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। ईयर 1948 में सिर्फ 32 साल की उम्र में फेरुचो ने लैम्बोर्गिनी ट्रेटोरी की नींव रखी। कोई बड़ा बजट नहीं था, कोई स्टेब्लिश्ड बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ एक विजन था कैसा ट्रैक्टर बनाने का जो कि हर एक इटालियन किसान अफोर्ड कर सके। उसने पुराने मिलिट्री इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके नए ट्रैक्टर्स बनाने शुरू कर दिए। उसका पहला क्रिएशन कैरियोका एक कमाल का इन्वेंशन था। इसमें एक इनोवेटिव फ्यूल एटोमाइजर सिस्टम था जो पेट्रोल पर स्टार्ट होता और फिर सस्ते डीजल पे शिफ्ट हो जाता। इटली जैसे देश जहां फ्यूल की भारी कमी थी वहां ये ट्रैक्टर एक वरदान की तरह था। किसानों को ये ट्रैक्टर बहुत पसंद आया और धीरे धीरे पूरे देश में इसका नाम छा गया। ईयर 1951 तक फेरुशियो ने L33 को इंट्रोड्यूस कर दिया, पहला ट्रैक्टर जो लगभग पूरा इन हाउस डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था। इसमें एक पावरफुल डीजल इंजन और सिंक्रो गियर बॉक्स था जो कि इसे काफी एफिशिएंट, रिलायबल और चलाने में आसान बनाता था। जल्द ही पूरे इटली में
इस ट्रैक्टर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। लैम्बोर्गिनी टेरेटोरी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं, यह एक फिनोमिना बन गया। 1950s में ये कंपनी हर साल 200 प्लस ट्रैक्टर्स बना रही थी और ये इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शामिल हो चुकी थी। इसी के साथ फेरुचो का पर्सनल वेल्थ आसमान छूने लगा था। लेकिन एक और जुनून था जो अभी तक पूरा होना बाकी था, लग्जरी कार्स। पैसा आने के बाद फेरुचो ने हाई एंड गाड़ियों का कलेक्शन करना शुरू किया। अल्फा रोमियो, मेसेरेटी, फेरारी सब कुछ लेके देखा, पर जल्दी ही एक चीज समझ आ गई, ये गाड़ियां सिर्फ दिखती अच्छी थी पर परफेक्ट नहीं थी। क्लच प्रॉब्लम्स, डिजाइन फ्लॉज और स्पीड ओवर कंफर्ट का ऑब्सेशन सारी कमियां उसे दिखने लगी और यहीं से एक और नए सफर का बीज फेरुचो के मन में उबजने लगा। 1958 तक फेरुचो लैम्बोर्गिनी के पास दुनिया की सबसे शानदार गाड़ियों का एक कलेक्शन था। उनमें से एक थी फेरारी 250 GT, एक ऐसी कार जो एलिगेंस और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानी जाती थी। पर फेरुचो इम्प्रेस्ड नहीं था क्योंकि उस गाड़ी का क्लच वीक था जो कि बार बार फेल हो रहा था और उसके एग्रेसिव ड्राइविंग स्टाइल को हैंडल करने लायक नहीं था। फेरुचो जैसे इंसान के लिए ये एक छोटी सी कमी नहीं थी, ये एक विजन का फेलियर था। तो डिसाइड किया कि वो इस इशू को सीधा उस विजनरी इंसान के पास रखेगा जिसने फेरारी की नींव रखी थी, एंजो फरारी। फेरुचो मार्नेलो पहुंचा जहां फेरारी का हेडक्वार्टर था। एक इंजीनियर की तरह प्रिसाइज और एक बिजनेसमैन की तरह कॉन्फिडेंट, उसने एंजो फरारी के सामने अपने कंसर्न्स रखे। आपकी कार्स बहुत अच्छी है पर क्लच सिस्टम बेकार है, अगर आप इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें तो ये और भी बेहतर हो सकती है। पर एंजो फरारी सुनने को तैयार नहीं था। उसने फेरुचो की बात को सिर्फ इग्नोर नहीं किया बल्कि कुछ ऐसा कह दिया जिसे आज भी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, एक फरारी को हैंडल करना तुम्हारी औकात के बाहर है। ये शब्द एक इंसल्ट था, एक चैलेंज था। फेरारी के फाउंडर ने सोचा कि एक ट्रैक्टर बनाने वाला आदमी स्पोर्ट्स कार के मार्केट को कभी नहीं समझ सकता, पर एंजो फरारी एक छोटी सी गलती कर गया। उसने फेरुचो लैम्बोर्गिनी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। फेरुचो उस इंसल्ट से पीछे नहीं हटा। वो चाहता तो अपनी ट्रैक्टर कंपनी चलाकर अपनी लग्जरी लाइफ जी सकता था, लेकिन नहीं। उसने डिसाइड किया कि अगर फेरारी एक बेहतर कार नहीं बनाएगा तो वो खुद बनाएगा। ये सिर्फ ईगो का सवाल नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी। एक ऐसी कार जो सिर्फ फास्ट नहीं होगी बल्कि रिलायबल भी होगी, जो सिर्फ पावर पे फोकस नहीं करेगी बल्कि कंफर्ट भी देगी। फेरारी सिर्फ रेसिंग के ऑब्सेशन में जी रही थी, पर फेरुचो एक ऐसी ग्रैंड कार का सपना देख रहा था जो परफॉर्मेंस और लग्जरी का परफेक्ट मिक्स हो। 1963 में ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी का फाउंडेशन रखा गया। फेरुचो ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, उसने अपना विजन, अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी इस प्रोजेक्ट में डाल दी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक जवाब था। एक जवाब था उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि एक ट्रैक्टर चलाने वाला सुपर कार्स नहीं बना सकता। एक जवाब था एंजो फरारी के लिए जिसने कहा था कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी नहीं। फेरुचो ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी एक टीम तैयार की जिसका हर एक मेंबर अपने अपने फील्ड का मास्टर था। पहला नाम आता है जोटो बिजरानी का, जो फेरारी 250 GTO का इंजन डिजाइन कर चुके थे। उन्होंने एक ऐसा पावरफुल इंजन डिजाइन करने का जिम्मा लिया जो फेरुचो के विजन को रियलिटी बना सके। और भी कई जीनियस इस टीम का हिस्सा बने, जैसे जियान दलारा जिन्होंने कार के मजबूत चेसिस को डिजाइन किया, और फ्रैंको एस्केलियोनी जिन्होंने कार के पूरे बॉडी को डिजाइन किया। ये सब सेंट एगाटा बोलोग्नीज के एक फैक्ट्री में एक साथ एक ही मिशन पर काम कर रहे थे, वर्ल्ड की बेस्ट और मोस्ट परफेक्ट कार बनाने के। और रिजल्ट लैम्बोर्गिनी 350 GT। 1964 जिनेवा मोटर शो में जब ये कार लॉन्च हुई तो दुनिया देखती रह गई। एक स्लीक स्टाइलिस्ट ग्रैंड टूरर जो सिर्फ एक रेसिंग मशीन नहीं थी बल्कि कंफर्ट और पावर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन थी। इसमें था एक 3.5 लीटर V12 इंजन जो 320 हॉर्स पावर जनरेट करता था। फेरारी की रेस सेंट्रिक कार से अलग 350 GT लग्जरी और परफॉर्मेंस दोनों का एक मजेदार ब्लेंड थी। क्रिटिक्स ने तारीफों के पुल बांध दिए, बायर्स पागल हो गए क्योंकि इस कार ने सिर्फ फेरारी को टक्कर नहीं दी पर पूरा गेम ही चेंज कर दिया। लेकिन फेरुचो का सपना यही खत्म नहीं हुआ। 1966 में उसने दुनिया के सामने रखा लैम्बोर्गिनी म्यूरा, एक ऐसी कार जिसने ऑटोमोबाइल डिजाइन के रूल्स को ही तोड़ दिया। इस कार का
रिवोल्यूशनरी लेआउट इसे अनमैच्ड बैलेंस और हैंडलिंग देता था। इस कार ने 280 किलोमीटर पर आवर की हाईएस्ट स्पीड को टच किया था और सिर्फ 6.7 सेकेंड्स में 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती थी। सिर्फ पावर ही नहीं, इसका डिजाइन भी ऐसी चीज थी जो किसी का भी दिल जीत ले। स्लीक, एग्रेसिव और पूरी शान से भरपूर। जब 1966 जेनेवा मोटर शो में म्यूरा अनवेल हुई, दुनिया बस एक शब्द बोली, वाओ। म्यूरा ने लैम्बोर्गिनी को सुपरकार लेजेंड्स की लीग में ला खड़ा किया। फेरुचो ने फेरारी को शब्दों से नहीं बल्कि अपने लाजवाब इनोवेशन से हरा दिया। 350 GT के लॉन्च पर फेरुचो ने एक बात कही थी जो आज भी एक वर्ल्ड क्लास राइवलरी का सिंबल है। You buy a Ferrari when you want to be someone, you buy a Lamborghini when you are someone। 1970s का दौर फेरुचो के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने दुनिया को झटका दिया और 1973 के ऑयल क्राइसिस ने फ्यूल प्राइसेस को आसमान तक चढ़ा दिया। जो लग्जरी कार्स कभी स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, वो बस अब ऐसी चीज बन के रह गई जो कुछ गिने चुने लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। लैम्बोर्गिनी की सेल्स गिर गई और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स उसके फाइनेंसेस को खत्म करने लगा। 1972 तक फेरुचो एक कठिन फैसले के सामने था। अपने सपने को बचाने के लिए उसने ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी का 51% स्टेक जॉर्ज हेनरी रोजेटी नाम के एक स्विस बिजनेसमैन को बेच दिया, पर यह बस एक टेम्पररी सोल्यूशन था। फाइनेंशियल प्रेशर कम नहीं हुआ और 1974 तक उसका बचा हुआ 49% स्टेक भी रेने लाइमर नाम के एक स्विस इन्वेस्टर को बेचना पड़ा। जिस कंपनी को उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, आज उस कंपनी में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं बची। इस कंपनी से अलग होना फेरुचो के लिए एक इमोशनल ट्रॉमा था, लेकिन फेरुचो टूटा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने पहले भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया था, वार, प्रिजन, डाउट्स, ह्यूमिलिएशन, पर हर बार वो और भी मजबूत बन के निकला था। अपने नए सफर पर निकलते हुए फेरुचो ने अम्ब्रियो के अपने स्टेट में जाकर एक नया पैशन ढूंढा, वाइन मेकिंग। जो इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के लिए उसका जुनून था, वही जुनून उसने वाइन मेकिंग में भी डाल दिया। और जैसे लैम्बोर्गिनी कार्स ने दुनिया में धमाका किया था, उसके वाइन्स भी धमाका करने लगे और कई अवार्ड्स भी जीते। उसका एक स्पेशल वाइन, ब्लड ऑफ म्यूरा, सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, वो उसके ऑटोमोटिव लेगेसी का एक ट्रिब्यूट था, एक प्रूफ उसकी एक्सेलेंस का। फेरुचो ने अपने जिंदगी के आखिरी साल ला फ्योरिता अपने अम्ब्रियन एस्टेट पर गुजारे। 20 फरवरी 1993 को उसने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है और कईयों को इंस्पायर कर रही है। ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी ने कई ओनरशिप चेंजेस देखे, पहले क्राइसलर, फिर दूसरे इन्वेस्टर्स और आखिर 1998 में वोल्क्सवैगन ग्रुप में आकर उसे स्टेबिलिटी मिली। आज लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक फिनोमिना है। कॉन्टैक्ट, डायब्लो, एवेंटदर, ह्यूरकन, लैम्बोर्गिनी की हर एक कार पावर, ब्यूटी और इनोवेशन का एक लिटिल कॉम्बिनेशन है। उसकी जिंदगी एक मैसेज है हम सब के लिए, एक रोड मैप जो बताता है कि अपने पैशन को पर्पस कैसे बनाएं। उसने दिखाया कि छोटी शुरुआत कभी बड़ी सक्सेस को रोक नहीं सकती। अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ऐसे 3 लेसन्स जो कि मैंने फेरुचो के लाइफ से सीखा है और आप भी सीख सकते हैं। फर्स्ट, सक्सेस इज द बेस्ट आंसर। जब एंजो फरारी ने फेरुचो लैम्बोर्गिनी का ये कहकर मजाक उड़ाया कि उन्हें सुपरकार मार्केट की कोई समझ नहीं है, फेरारी के सपने देखना बंद करो और जाओ अपना ट्रैक्टर चलाओ, तो उनसे बहस करने की जगह फेरुचो ने इस इंसल्ट को अपने पैशन का फ्यूल बना दिया और डिसाइड कर लिया कि अगर फेरारी एक बेहतर कार नहीं बना सकता तो वो खुद बनाएगा, और यहीं से लैम्बोर्गिनी जैसी रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ था। सेकंड, एडेप्टेबिलिटी इज द की। लैम्बोर्गिनी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन में एक से एक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस किया है और हर बार एक्सक्यूजेस देने की जगह उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 का समय हो या फिर ब्रिटिशर्स के कैद में, हर सिचुएशंस को अडेप्ट किया और अपने पैशन और स्किल्स पर काम करते रहे। जब कंपनी की ओनरशिप फेरुचो के हाथ से निकल गई तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास वाइन बनाना चालू कर दिया। कभी हार नहीं माना, हर सिचुएशन को अडेप्ट करते गए। मतलब सिंपल है, अगर सक्सेस चाहिए तो चेंज से मत डरो,
प्रॉब्लम से मत डरो, उसे अपना एडवांटेज बनाओ। याद रखना, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट द मोस्ट एडेप्टेबल विल सर्वाइव। थर्ड, पैशन इज द रूट ऑफ एवरी ग्रेट स्टोरी। लैम्बोर्गिनी के सक्सेस का असली सीक्रेट था उसका पैशन। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट मशीनरी और मैकेनिक्स में था। छोटी सी वर्कशॉप में ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई करने से लेकर सुपर कार्स तक का सफर सिर्फ एक वजह से पॉसिबल हुआ, उसका पैशन। उसने सिर्फ फेरारी से बदला लेने के लिए लैम्बोर्गिनी नहीं शुरू की थी, उसका विजन था एक परफेक्ट कार बनाने का, जो कि पावर, ब्यूटी और कंफर्ट का एक परफेक्ट मिक्स हो। और इसी विजन की वजह से लैम्बोर्गिनी एक ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन का नाम बन गया। लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना है तो वो सिर्फ पैशन के थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि पैशन इज समथिंग दैट यू लव टू डू, एंड अंटिल यू डोंट लव व्हाट यू डू you cannot create something great in it। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ स्टीव जॉब्स के इस कोट के साथ। Times life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle.